हेलो दोस्तों, आप सभी को और एक नई वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ और एक नई टॉपिक के बारे में, जो कि आज सुबह ही मैंने रीडिंग करी है एंड आई थिंक वो आपको भी जानना चाहिए एंड आपको भी जानकर उसे अपनी लाइफ में इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए मैंने उस कुछ चीज़ों को मैंने इसमें कुछ नोट करके रखा हूँ, की पॉइंट्स को, एंड उस चीज़ को आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। तो बिना देर करे हुए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं एंड आपको वो सारी चीज़ें क्या क्या है जो मैंने रीडिंग करी है उसे आपके साथ शेयर करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं। पहले आते हैं पहले पॉइंट, दैट इज ह्यूमंस रेशनैलिटी की लिमिट्स। पहले हम अपने को लॉजिकल समझते हैं, लेकिन हमारे चॉइसेस अक्सर इनकंसिस्टेंट होता है। मतलब क्या है? देखो, लॉजिकल मतलब होता है कि आप एक चीज को समझकर, एक चीज को अच्छे से समझकर एंड उसे जानबूझकर, मतलब आगे क्या होने वाला, इसका कॉन्सिक्वेंसेस एंड इसका बेनिफिट क्या होने वाला, वो सारे चीज को देखकर आप डिसीजन लेते हो। लेकिन आप सोचते हो कि मैं लॉजिकली सोचता हूँ, लेकिन अक्सर हम लॉजिकल सोचते नहीं है, हम इनकंसिस्टेंटली सोचते हैं एंड दैट इज इलॉजिकल। ओके, एंड और एक है कि सिंपल गेन्स लॉस के प्रॉब्लम्स को जब तोड़ के देखा जाता है तो लोग अक्सर इंफीरियर, कम फायदेमंद चॉइस ले लेते हैं। ओके, और दूसरी है कि सिंपल गेन या लॉस के प्रॉब्लम में जब एक कुछ पाना या कुछ खोना का एक प्रॉब्लम आता है, तो इसमें अगर इस चीज को तोड़ के देखा जाए तो लोग उसी चीज को डिसीजन लेने, मतलब उसी चीज को डिसाइड करेंगे जो चीज उनको कम फायदेमंद होगा। ओके, ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब हम डिसीजन लेते हैं ना, उसमें हम थोड़ा लॉजिकल सोचते नहीं है, थोड़ा उसमें। हाँ, पहले आपको बता दूं कि हमारे जो थिंकिंग प्रोसेस में दो सिस्टम्स होते हैं। पहली है सिस्टम वन, दूसरी है सिस्टम टू। सिस्टम वन क्या करता है? दैट इज फास्ट एंड इमोशनली, वो इमोशनली होता है, इमोशनल सिचुएशन के हिसाब से, जो जो कि इलॉजिकल, इरेशनल होता है, रशनली सोचता नहीं है। एंड सिस्टम टू जो होता है वो स्लो होता है, बेटर होता है। मतलब आप थोड़ा सा पॉज लो के उसके बारे में सोचते हो, उसके बारे में सोचने के बाद कुछ डिसीजन लेते हो, दैट इज कॉल्ड सिस्टम टू। इस सिस्टम टू से तुम सारी चीजें चेंज कर सकते हो, लेकिन सिस्टम वन को तुम चेंज नहीं कर सकते। वो ऑटोमेटिक हो जाता है, ऑटोमेटिक, अब उसे कुछ करना नहीं पड़ता है। जैसे सिस्टम टू में आपको कुछ हैबिट बनाना होगा, ये सारे सिस्टम टू में कर लोगे आप। बट जैसे क्या हो गया, मैं जा रहा हूँ रास्ते पे एंड कुछ मैंने देखा, एक सांप देखी, मेरे रास्ते पे सांप आया, अचानक मुझे पानी का आया, डर लगा। ये होता है सिस्टम टू, ऑटोमेटिकली आप डरने लगो। ये होता है सिस्टम वन का काम। लेकिन सिस्टम टू में क्या करो, अब जा रहे हो एंड सांप को देखा एंड फिर भी तुम्हें डर लग रहा है अंदर, लेकिन फिर भी तुम काम रहे, दैट इज सिस्टम टू। ओके, दूसरी पॉइंट की बात करा जाए, दैट इज रिस्क बिहेवियर का बायस। मतलब क्या है? देखते हैं, हम गेन्स के केस में रिस्क अवॉइड करते हैं, श्योर गेन चाहते हैं। देखो, जब हमें कुछ मिलता है उसी टाइम पे हम लॉस को अवॉइड करते हैं, एंड हम श्योर गेन के पीछे भागते हैं। अगर किसी ऑप्शन में ऐसा दिया होगा कि कुछ श्योरिटी दे रहा है एंड कुछ परसेंटेज, 75% आपको जीत पाओगे, एंड और एक चीज श्योरिटी के साथ दिया गया है, तो ज्यादातर लोग क्या करेंगे पता है? वो श्योरिटी के पीछे जाएंगे। तो मतलब वहां पर श्योरिटी मिलती है, ज्यादा मिलती है, इसका मतलब यहाँ पर वो रिस्क कम लेते हैं या रिस्क को अवॉइड करते हैं। दूसरी चीज ये है कि लॉस के केस में रिस्क लेने लगते हैं, श्योर लॉस से बचने के लिए गैम्बल करते हैं।
और दूसरी चीज है, जब आपको कुछ लॉस दिखता है ना, कुछ लॉस दिखता है, मतलब उसी में वो श्योर लॉस, पूरी तरह से लॉस होने से बचने के लिए वो रिस्क ले लेते हैं। एक एग्जांपल देने दूं दो तो सपोज आपको केस हारने की, अब सपोज आप एक कोर्ट में हो एंड आप केस है, आप जो केस लड़ रहे हो वो उसमें आप 98% चांस है कि आप हार सकते हो, आप हार सकते हो। ओके, एंड आपको सेटलमेंट कर देनी चाहिए, लेकिन आप सेटलमेंट करोगे नहीं, आप हार जाओगे, इसीलिए 2% भी हो लेकिन मैं केस लड़ने वाला हूँ। ओके, इसी टाइम पे आप रिस्क ले रहे हो। अगर आप सेटलमेंट करके तो आप चले जाते नहीं, हारने से अच्छा तो रिस्क लेते हैं, कल शायद 2% भी हम जीत जाए केस को, क्या पता। इसी चीज में आप उसको क्या, आप रिस्क लेते हो। बट इस दोनों केस में हम एक्स्ट्रा प्रीमियम देने को तैयार होना है, जो ऑप्टिमल नहीं होता, मतलब हम दोनों चीज में हम चाहते हैं कि अगर हम लॉस आता है तो हम रिस्क लेते हैं, जो कि में जरूरत नहीं है। पूरी लॉस आपको पूरी दिखाई पड़ती है कि पूरी लॉस आ चुकी है, लेकिन तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे, भाई हाँ लॉस मेरी हो रही है, मैं एक्सेप्ट नहीं करोगे क्योंकि वो खुद पे जा रही है। अगर गेन पे आ रहे तो आप जो रिस्क लेना चाहिए, अगर सपोज देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं, ऐसे ही केस रूम आप जीत रहे हो, मतलब 95% चांस है कि तुम जीत सकते हो, लेकिन तुम एंड किसने तुम्हारे बॉस ने कहा होगा या तुम्हारे जो ओपोनेंट जो होंगे, जो केस के ओपोनेंट्स होंगे, वो सेटलमेंट करने के लिए तैयार हैं, वो कहे कि 90% हम देंगे पैसा एंड उसके बाद तुम सेटलमेंट कर दो, तो तुम सेटलमेंट करोगे भी क्यों? अब वो तुम सोचोगे ओके 5% चक्कर अगर देखो, ओके 5% 95% तो मैं जीत सकता हूँ, लेकिन 5% में जीतने का चांस नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं जीत सकता हूँ केस, फिर भी तुम्हारे सोच में ये आएगा, दिमाग में ये आएगा कि अगर मैं केस हार गया तो जो पैसा मुझे 90% मिल रहा है वो पैसा भी नहीं मिलेगा। इसी चक्कर में 5% के चक्कर में तुम पैसा को लोगे एंड सेटलमेंट कर दोगे। दिस इज कॉल्ड द सियोरिटी, जो हम देखें गेन के। इसी टाइम पे आप रिस्क लेते नहीं हो, मतलब रिस्क को अवॉइड करें इसमें। दिस इज द एग्जाम्पल। अभी और एक नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दैट इज द नारो फ्रेमिंग वर्सेस ब्रॉड फ्रेमिंग। अक्सर हमारे जो ह्यूमंस होते हैं, जो हम पीपल लोग होते हैं, वो अक्सर नारो फ्रेमिंग के ही होते हैं। मतलब नारो फ्रेमिंग क्या होता है? नारो फ्रेमिंग ये होता है कि छोटे छोटे डिसीजन अलग अलग लेना। देखो, जो चीज एक साथ करा जा रहा था, जो चीज एक पैसा देकर, सपोज 100 रुपये में 2 चीज मिल रही है, सपोज 100 रुपये में 2 चीज मिल रही है, लेकिन तुम्हें खरीदना नहीं है। तुम्हें क्या खरीदना है? 60 रुपये का 2 चीज खरीदना है, अलग अलग, सेम क्वालिटी, सेम प्रोडक्ट, सारे सेम है, लेकिन तुम्हें अलग अलग छोटे छोटे डिसीजन लिया। दिस इज नैरो फ्रेमिंग। एंड दूसरी तरफ ब्रॉड फ्रेमिंग में क्या होता है? ब्रॉड फ्रेमिंग में होता है सारे डिसीजन को एक साथ देख के कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजन लेना। सारी तरफ से देख, कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजन मतलब सारे चीज को अलग अलग जो ऑप्शन 4-5 डिसीजन होंगे, उसे एक ही चीज में कैसे लाना है। जैसे कि हो गया, शहर में मुझे रास्ते बनाने, सारे 4-5 रास्ते बनाने से अच्छा है कि एक ही रास्ता ऐसा बनाओ जो कि सारे चीजों को, सारे सिटी को कनेक्ट करे। समझ में आ रहा है ना? दैट इज द कॉम्प्रिहेंसिव एंड ब्रॉड फ्रेमिंग। ओके, नेक्स्ट आते हैं, जो ब्रॉड फ्रेमिंग होता है ज्यादा फायदेमंद होती है, क्योंकि ओवरऑल बेटर रिजल्ट मिलते हैं। सही है, ये कहें बिकॉज वो सारी चीजों कॉम्प्रिहेंस करके देती है, तो उसमें ज्यादा बेटर मिलता है ना। देखो, ऐसे देखो कि एक बुक है जो कि कुछ पॉइंट्स दिए हैं, मतलब आधा सिलेबस कवर करा है,
एंड और एक बुक है पूरी सिलेबस कवर करी है बट लगभग प्राइस सेम सेम है, तो आप कौन सी चीज को फोकस करोगे? जो कंप्रेहेंस के साथ सारे सिलेबस को कवर कराए उसी बुक को फोकस करोगे आप? ये सर नो, जो बुक लोग ज्यादातर फोकस करते हैं दैट इज की आधे सिलेबस वाली। ओके, ऐसा नहीं करना, कंप्रेहेंसिव वाला करना, कंप्रेहेंसिव वाला डिसीजन लेना है आप सभी। ओके, मैं आई थिंक मैं समझा पाया हूँ या नहीं मुझे नहीं पता, बट जितना मैं कहा आई थिंक यस। प्रॉब्लम यह है कि नेचुरली हम ह्यूमंस नैरो फ्रेमिंग फॉलो करते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम नेचुरली हम नैरो फ्रेमिंग को ही फॉलो करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है जो कि लास्ट पॉइंट हो सकता है इस मेरी रीडिंग की, दैट इज रियलिटी चेक। आप रियलिटी कैसे चेक कर सकते हो? पहली होता है परफेक्ट लॉजिकल कंसिस्टेंसी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी मेंटल कैपेसिटी और अटेंशन लिमिटेड है। देखो, हमारी जो लिमिटेड कंसिस्टेंसी होने के कारण लॉजिकल कंसिस्टेंसी नहीं है, पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी जो मेंटल और अटेंशन, मेंटल कैपेसिटी और अटेंशन बहुत लिमिटेड है। मतलब इसका मतलब क्या है? समझ में आ रहा है कि जब हम परफेक्ट लॉजिकल कंसिस्टेंसी हम नहीं ले सकते, पॉसिबल है, नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी जो मेंटल कैपेसिटी है वो लिमिटेड है एंड हमारी जो अटेंशन देने की जो हमारी जो काबिलियत है वो भी लिमिटेड है। ओके, एंड सेकंड पॉइंट ये है कि हम WYSIATI, इसका मतलब क्या है? व्हाट यू सी इज ऑल देयर इज के इफेक्ट में डिसीजन लेते हैं। मतलब व्हाट यू सी इज ऑल देयर इज, मतलब जो चीज देखते हो उसी चीज के ऊपर देख कर आप डिसीजन लेते हो। हाँ, थोड़ा आप डीपली नहीं सोचते, जो चीज आपको दिखाई देती है उसी हिसाब से आप देखते हो। शायद वो जो चीज देख रहे हो वो सही या गलत हो सकता है, या कुछ बेनिफिट नहीं पा भी सकते, कुछ और तरीके से भी आप देख सकते हो। थोड़ा सा सोच के इसी वक्त में आपको थोड़ा मतलब पॉज लेना, थोड़ी सी रुकना है एंड पॉज लेना है, उसके बाद डिसीजन लेना है, तो बेहतर आप डिसीजन ले सकते हो मेरे हिसाब से। ओके, आपको कैसा लग रहा है? सही है ना? ऐसा है। तो हम अक्सर लॉन्ग टर्म या कंबाइंड थिंकिंग नहीं करते जब तक स्पेसिफिकली फोर्स नहीं किया जाता। देखो, हम जब हमारी जो ह्यूमन इसमें मैं और एक चीज ऐड करना चाहूंगा, गौर करना चाहूंगा कि हमारी ह्यूमंस नेचुरली क्या होता है? नैरो फ्रेमिंग होता है। इससे क्या पता चलता है कि हम लॉन्ग टर्म्स नहीं सोचते, हम छोटे छोटे चीजों को सोचते हैं। ओके, छोटे छोटे डिसीजन पे हम फोकस करते हैं हमारे ह्यूमन से। जब तक हमें फोर्सफुली नहीं कहा जाता कि भाई तुम लॉन्ग टर्म को थोड़ा फोकस करो, तब थोड़ा हम सारी चीजों को कंबाइन करके थोड़ा सोचते हैं। जैसे कि हो गया भाई, देखो, मुझे कुछ बनना है, मतलब कुछ एक एक्स बनना है, मुझे एक्स बनना है। सपोज मुझे एक्स कुछ बनना है एंड उसके लिए पहले अपनी बैकग्राउंड को एनालाइज करो कि भाई मैं कैसा हूँ, इसी सिचुएशन के हिसाब से मेरी कैसी बनेगी, मतलब कैसे मैं कर सकता हूँ, कैसे हो सकता है ये सपोर्टिव होगी। अगर नहीं हो सकती तो मुझे क्या स्टेप्स लेने होंगे, क्या ऐसे तरीका करना पड़ेगा, क्या चीज ऐसे करना पड़ेगा जो कि मुझे उस मुकाम पर मुझे पहुंचने में मदद करेगी। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट आज की टॉपिक के बारे में। एंड इसकी जो मैंने अपनी थॉट्स अपने अंदर से आएंगे वो सारे भी आपको वीडियो में डाल दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, एंड ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना। आई लव यू यार्स, आई लव यू गाइस, एंड आई लव यू सो मच। आप सभी को, स्पेशली भगवान श्री कृष्ण जी को, जिन्होंने आपके समक्ष ऐसे मतलब ये वीडियो बनाने के लिए भी प्रेरित किया, एंड ये वीडियो बनाने के लिए भी जो चाहिए ना, मेरे अंदर बहुत सारे चीज़ें बदलाव करें, बहुत सारे चीज़ें वो उसे मैं काउंट नहीं कर सकता,
मैं कह सकता हूँ पूरी ज़िंदगी ही उन्होंने दी है, तो उन्हें भी धन्यवाद करना चाहेंगे एंड मेरी पेरेंट्स को भी धन्यवाद करना चाहेंगे एंड जितने भी इस दुनिया में लोग हैं जिनको मैं नहीं देखा, जिनको भी मैं नहीं देखा हूँ, बात नहीं करा हूँ, लेकिन बात भी करा हूँ जिनसे, सभी का मेरा धन्यवाद एंड थैंक यू। ओके एंड सभी को मेरा थैंक यू, इतना ही। एंड मिलते हैं और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक यू।